नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एमपी के 4.5 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। डिजिटल माध्यम से दिया सौगात। रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और टक्कर में 15 लोगों की हुई मौत, 40 से ज्यादा घायल। मध्य प्रदेश में पहली बार धनतेरस पर मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की हुई पूजा, विश्वास सारंग रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़ की जड़ों में, विश्व मंच के रूप में उभर रहा छत्तीसगढ़। चुनाव आते ही सक्रिय हुए नेता, खाद्य मंत्री ने किया क्षेत्र का तूफानी दौरा, खुद खरीदी बाजार से सब्जी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों को डिजिटल माध्यम से गृह प्रवेश करवाया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 4.5 लाख परिवारों का दिवाली के पहले अपने आवास का सपना साकार होने हुआ। इन ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री मोदी धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास की सौगात देते हुए वर्चुअली गृह प्रवेश भी करवाया। अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह प्रवेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सतना से शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत 3 बजे के आसपास हुई। वहीं अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण में मध्य प्रदेश के अग्रणी राज्यों में भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में न केवल आवास निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है, बल्कि निर्माण गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में योजना में अब तक 48 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृति हुई है, जिनमें से 29 लाख आवास पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि इन आवासों पर 35,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय हुआ है। इस विशेष परियोजना में गुना और श्योपुर जिले में 18,300 के आसपास आवास जो है वो स्वीकृत हुए हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में 400% की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस वित्त वर्ष में योजना पर अमल के लिए राज्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 4,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना में आज डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। डिजिटल माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को सौगात दी। 4.5 लाख लाभार्थियों को सौगात दी है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में 3 वाहनों की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार हादसा शुक्रवार शनिवार की दरियामिनी रात को हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय बस जबलपुर से रीवा के रास्ते प्रयागराज जा रही थी। सूचना मिलते ही सुहागी पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को त्योथर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा के पुलिस अधीक्षक नवनीत वसीम ने जानकारी दी कि सुहागी पहाड़ के पास बस ट्रॉली और ट्रक्कर की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और जिसमें से 20 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस हैदराबाद से चली थी और जो कि उसे गोरखपुर को जाना था। बस में सवार लोग यूपी, बिहार और नेपाल के रहने वाले थे। रीवा एसपी के मुताबिक सुहागी पहाड़ी से उतरने के वक्त आगे चल रहे एक ट्रक से पहले एक ट्रॉली टकराई और फिर बस उसी में जा भिड़ी। हादसे में जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा और गोरखपुर से बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं लोग त्योहार पर अपने घर भी लौट रहे थे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे को लेकर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। हादसे के बाद बस और ट्रक मौके पर ही बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा वाहन फरार हो गया। पुलिस
पास के टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तीसरा वाहन किस तरफ गया। हादसे में जान गंवाने वाले और घायल लोग मजदूर बताए जा रहे हैं। फिलहाल मृतकों और घायलों के परिजनों से प्रशासन संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है। तो आज ये रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर कई लोग जो है वो घायल हो गए और कई लोग 15 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कुछ लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी देव पूजा की गई। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में धन्वंतरी की पूजा आयोजित की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भगवान धन्वंतरी की पूजा में शामिल हुए। सारंग ने कहा कि हर वर्ष धनतेरस पर चिकित्सा महाविद्यालयों में होगी पूजा, साथ ही भगवान धन्वंतरी की पूजा आयोजित भी की गई। सारंग ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य समाज को स्वस्थ रखना है। भगवान धन्वंतरी हमें इतनी शक्ति दे कि हम समाज को सदैव स्वस्थ रखें। सारंग ने अपील करते हुए कहा कि मां लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा भी करें। तो आज ये मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा आयोजित की गई, जिसमें विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो है वो शामिल रहे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पूजा का आयोजन किया गया था, जहां पर उस पूजा में विश्वास सारंग जो है वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़ की जड़ों में गहराई तक बस गई है। हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों में आदिवासियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की और कई विकास योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए विश्व मंच के रूप में छत्तीसगढ़ उभर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेशनल आदिवासी डांस फेस्टिवल के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और विरासत को संरक्षण देने के लिए आदिवासी डांस फेस्टिवल का एक प्रयास है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य दुनिया भर के आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसके जरिए वे एक दूसरे से जुड़ सकेंगे और उनकी संस्कृति को संजो कर रख सकेंगे, अपनी संस्कृति और अपनी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए सजोए। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी के लिए एक विश्व मंच बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने साथ ही ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज का उत्पादन दर्ज किया गया है और जो देश की कुल खरीद के काफी प्रतिशत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जनजातियों को उनके वनोपज का अच्छा मूल्य मिल रहा है। हम वनोपज MSP से खरीद रहे हैं और मूल्य बढ़ाकर उनके लिए एक बेहतर बाजार बनाने में सफल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों को निडर होकर आगे बढ़ना और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए वन अधिकार दिया गया है। साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को सीएम भूपेश बघेल ने गिनवाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं। बरसाती मेंढकों की तरह नेता भी ऐसे ही सक्रिय होने लगे हैं और अब उन्हें जनता की याद सताने लगी है। जनता को रिझाने के लिए नेता धड़ाधड़ अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे। सरगुजा संभाग के 2 मंत्रियों ने जनता की नब्ज टटोलने के लिए अपने इलाके का दौरा किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत प्रशासन को डीएम के साथ लेकर अपने क्षेत्र के दौरे पर निकले। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और गांव के बाजार में खुद सब्जी खरीदी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जब विपक्ष के विधायक थे तब वह अपने विधानसभा से गुजरने वाले NH के निर्माण की लेटल तीफी को लेकर हमेशा इस सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन सत्ता में आए हुए उन्हें 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक NH का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस बार मंत्री महोदय कलेक्टर कुंदन कुमार को लेकर क्षेत्र की समस्याओं को जानने पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले 7 साल से करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा NH 43 का तीसरा ठेकेदार भी काम छोड़कर चला गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि ठेकेदार के काम छोड़ने के बाद कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार से संबंधित अधिकारियों से बात की जा रही है, जिसके बाद काम फिर से जल्द शुरू हो जाएगा। आदिवासी समाज से आने वाले छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री 4 बार से सरगुजा के सीतापुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और
इस बार सत्ता होने के कारण वे कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए हैं। जब तक मंत्री जी विधायक थे, अक्सर गांव देहात में अपने देसी अंदाज में नजर आते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद अब वह व्यस्त हो गए हैं। लेकिन आज मंत्री जी का वही विधायक वाला रूप देखने को मिला। दौरा करते समय मंत्री महोदय वतौली पहुंचे और वहां बाजार से अपने घर के लिए खुद सब्जी खरीदने पहुंचे थे। सब्जी खरीदी के दौरान एक महिला ने अनुकंपा नियुक्त के मामले में मंत्री जी से शिकायत की। जिस तरह मंत्री ने महिला को समाधान का आश्वासन दिया, उन्होंने अधिकारियों को महिला की समस्या के जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। फिलहाल वक्त तो चलो एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए राज प्रथम के साथ। Hello, ladies. नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। छी! So cheesy नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। Excuse me, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी। यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रायसेन के रेत खदानों पर रोक लगा दी है, जिसकी बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला प्रशासन द्वारा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। खनन की डिटेल सर्वे रिपोर्ट डीएसआर अभी तक पेश नहीं की गई है। इसी के आधार पर बनाकर कोर्ट ने सख्त निर्णय लेते हुए रायसेन जिले के रेत खदानों पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश का असर 12 और जिलों की रेत खदानों पर भी पड़ा। साथ ही राज्य सरकार डीएसआर कोर्ट में प्रस्तुत करने की तैयारी में भी जुट गई है। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में उल्लेख किया गया कि एनजीटी के निर्देशों के बावजूद जिला प्रशासन ने बिना डीएसआर के न केवल खनन गतिविधियों की अनुमति दी थी, बल्कि ठेकेदारों का पक्ष भी लिया था। एनजीटी ने पहले भी राज्य सरकार के रेत खनन निविदाओं को बुलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अनुमोदित डीएसआर का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही रायसेन जिला प्रशासन ने न केवल इन आदेशों की अवहेलना की, बल्कि निविदाएं बुलाकर टेंडर आवंटित भी किया गया। रायसेन जिले में रेत का ठेका एफ्रोरिया माइनिंग और पुष्पा माइनिंग को दिया गया था। दोनों ही फार्म के प्रोमोटर एक ही हैं और एफ्रोरिया माइनिंग के पहले पन्ना जिले में रेत के अवैध खनन के आरोप लगे थे, जो जांच में सही पाए गए। रायसेन जिले के रेत खदानों के 2 अलग अलग ब्लॉक है। जिला प्रशासन ने एक ब्लॉक के ठेकेदार को 250 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खनन की अनुमति दी, जबकि दूसरे ब्लॉक के ठेकेदार को 380 रुपये घन मीटर की दर से खनन की अनुमति दी थी। इससे प्रतीत हो रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा रेत ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ में 11 अक्टूबर से परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का एक्शन जो है वो जारी है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के सीईओ समीर बिश्नोई को ईडी कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार ने समीर बिश्नोई को चिप्स के सीईओ पद से भी हटा दिया। अब चिप्स के कमान आईएएस अफसर रितेश कुमार अग्रवाल को सौंपी गई है। ईडी ने आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और 2 व्यापारियों को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। साथ ही छत्तीसगढ़ के समान प्रशासन विभाग ने 19 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक रितेश अग्रवाल को चिप्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आईएएस समीर बिश्नोई की इसी साल चिप्स के सीईओ बनाए गए थे। इसके अलावा मैकफेड के प्रबंधक संचालन भी की।
साथ ही इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई। लेकिन समीर बिश्नोई पिछले 8 दिन से ईडी की गिरफ्त में हैं और ईडी समीर बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। उन्होंने शुक्रवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और साथ ही आईएएस समीर बिश्नोई और 2 कार्यवाहियों से ईडी की पूछताछ चल रही है। रायपुर कोर्ट ने दिन के रिमांड पर लिया था और जो 21 अक्टूबर को पूरा हुआ, यानी कि कल ईडी फिर से समीर बिश्नोई को रायपुर के कोर्ट में पेश कर सकती है और इसके अलावा लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने से पहले ही ईडी ने समीर बिश्नोई के दफ्तर में भी रेड किया, साथ ही रायपुर के चिप्स के दफ्तर में भी ईडी ने छानबीन की। कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की खबरों को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई है। कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा कि भ्रष्टाचार, घोटाले, फर्जीवाड़ा ये शिवराज सरकार का अभिन्न अंग बन चुका है। अब उज्जैन के महाकाल लोक के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की खबरें बेहद चिंताजनक है। इन खबरों से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। कमलनाथ ने लिखा कि इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसकी दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाने चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार में हर योजना, हर काम में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, चाहे वर्तमान में पोषण आहार का मामला हो, गरीबों को राशन कार्ड का देने का मामला हो, साथ ही कारम बांध निर्माण का मामला हो या पूर्व के सिंहस्थ से लेकर पौधारोपण, व्यापम जम पर ई टेंडर और अन्य मामले हो। मीडिया के एक वर्ग से खबरें कहा गया कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने महाकाल लोक के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों सहित कई अफसरों को नोटिस भेजा गया। लोकायुक्त के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की और पुष्टि जारी करते हुए कहा कि नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन इसके आधार पर एक बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक महाराष्ट्र से घर लौट रहा था। अपने बेटे को लेने के लिए बाइक पर बस स्टैंड पर गया हुआ था। वहां से लौटने के दौरान किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उसका बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिससे सिम्स रेफर किया गया। हादसा मसूरी थाने क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक पंचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम केवटा डीह निवासी रूपरामा निराला का बेटा नरेंद्र महाराष्ट्र में काम करता था। रूपरामा ने दीपावली पर बेटे नरेंद्र को घर आने के लिए कहा था। नरेंद्र वहां से बिलासपुर तक आया, फिर बस से मल्हार पहुंचा। वहां से नरेंद्र ने पिता को फोन किया और उसे घर ले जाने को कहा। इस पर रूपराम उसको लेने के लिए बस स्टैंड पहुंच गया। पिता पर बाइक पुत्र शाम करीब 6 बजे घर लौट रहे थे। अभी वे मल्हार चौकी के थाना के ग्राम जवानी आश्रित ग्राम कटरा मोल पर पहुंचे ही थे कि किसी रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद किसी राहगीर ने पिता पुत्र को सड़क पर देखा तो डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मसूरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आवारा कुत्तों के आतंक का शिकार सबसे ज्यादा छोटे बच्चे हो रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में कुत्तों के काटने का शिकार होने वाले बच्चों की खबरें सुर्खियों में आती ही रहती है। लेकिन इस बार मामला मध्य प्रदेश के खरगोन का है, जहां पर कुत्तों ने मिलकर 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। बुरी तरह से नोचे जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। कुत्ते को हमले पर जिम्मेदारी को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शहर बदलते हैं लेकिन घटना वही रहती है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बोदिया थाना क्षेत्र के बकवा गांव में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम की जान चली गई। आवारा कुत्तों के हमलों में 5 साल की अबोध बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे बुरी स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक 21 अक्टूबर की शाम 5 साल की बच्ची ही स्थित एक दुकान पर कोई सामान खरीदने गई हुई थी। उस समय आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला किया और कुत्तों के हमले के बाद बच्ची को चीख
चीखने लगी। साथ ही पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और आवारा कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुत्ते ने हमले के दौरान मासूम बच्ची को कई जगह से बुरी तरह से नोच लिया था। मासूम चिल्लाती रही। जब इस बात की जानकारी आसपास के लोगों ने परिजनों को दी तो वह बदाबास होकर दौड़ पड़े और घटनास्थल की ओर चले गए। तो इलाज के दौरान इस मासूम की जान चली गई। कुत्तों ने बच्ची का जान ले लिया, उसको नोच खा लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए राज प्रथम के साथ। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों पर लगातार मेहरबान होते हुए नजर आ रही है। दिल्ली से पहले वेतन की घोषणा के बाद अब शिवराज सरकार ने भोपाल के कर्मचारियों को एक और खुशखबरी दी है। सरकार ने भोपाल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी की घोषणा की है। आपको बता दें कि यह आदेश केवल भोपाल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जारी किया गया है, यानी दिवाली के अगले दिन भी भोपाल जिले में अवकाश रहेगा। साथ ही 24 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन 25 अक्टूबर की भी भोपाल में छुट्टी रहेगी। राज्य शासन ने भोपाल जिले के लिए इस स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। कल से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही इस पर्व को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना की वजह से लगातार 2 सालों तक रही पाबंदियों के बाद इस बार बाजार गुलजार हो रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। दिवाली को लेकर बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इसी बीच शिवराज सरकार भी अपने कर्मचारियों पर मेहरबान होती हुई दिखी। दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन देने की घोषणा के बाद अब सरकार ने कर्मचारियों को एक और अतिरिक्त छुट्टी देने की घोषणा की है। तो साफ तौर पर सीएम शिवराज की तरफ से ये ऐलान किया गया कि दिवाली के अगले दिन भी कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के गढ़वाला मल्हारा से मिशन 2023 का आगाज किया। यहां कमलनाथ ने सभी को संबोधित करते हुए जनता से 2023 के लिए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की है। उन्होंने जनता से कहा है कि बीजेपी जो है वो धोखेबाज है। कमलनाथ का सबसे अधिक फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों पर है। इन्हीं विधायकों की वजह से महज 15 महीने का कार्यकाल में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उमा भारती के गढ़ माने जाने वाले बड़ा मल्हारा में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सौदेबाज पार्टी है। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से साल 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस से सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने सौदा कर जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सौदे की राजनीति नहीं करता और फिर 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सौदेबाज बीजेपी को सबका जो है वो सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनती है तो फिर किसानों का कर्जा माफ होगा। अपने दौरे के दौरान कमलनाथ ने मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटी की बैठक भी की और साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया। इंदौर में बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में शामिल होने में
पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन बैठक से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक विषय है। 17 से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चल रहा है, उसी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है और अभी प्रधानमंत्री जी हमारे साथ दीपावली मनाने के लिए आने वाले हैं। वहीं इंदौर में होने वाले प्रवासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आने की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं उनका गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता ही है। वह वैश्विक नेता है और उनके आने से इंदौर फिर से औद्योगिक क्षेत्र में कई उड़ानें भी भरेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश अब अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है तो रही ही नहीं है, जितनी बची है। थोड़े समय में राहुल गांधी की यात्रा भी निकल जाएगी, उसके बाद ये हस्तांचल की ओर चले जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के उज्जैन महाकाल लोक जाने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी एक चुनावी हिंदू है, वो चुनाव के समय ही कोर्ट के ऊपर जलेब डालते हैं। अभी रास्ते में यात्रा के दौरान जितने भी मंदिर आए कहीं भी नहीं गए क्योंकि वह चुनाव नहीं थे। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी मंदिर जरूर जाएंगे। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में हाईकोर्ट से मुलाकात के सॉलिसिटर जनरल के आरोप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से झूठे और शरारतपूर्ण आरोप लगा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी जज से मिलकर किसी भी अभियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का फेवर का अनुरोध नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस ट्वीट पर किए हूँ ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि यह उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने का षड्यंत्र है। वहीं न्यायपालिका पर दबाव बना रहे उसकी उन्होंने कहा कि इसकी समुचित प्रतिकार किया जाएगा। एक दिन पहले भी ईडी के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है और साथ ही इसके बाद अब मुख्यमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर भी कमेंट किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ पीसीसी कार्यालय पहुंचे थे। वहीं पीसीसी कार्यालय में एक अहम बैठक भी हुई थी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधायक प्रवर्तन मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी की। अगले महीने होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी रणनीति और तैयारियों को लेकर ये बैठक होने गई। साथ ही इससे पहले पूरे मध्य प्रदेश में उप पदयात्रा और जिले के निकलने की तैयारी की जा रही है, जिससे कांग्रेस राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले मध्य प्रदेश में यात्रा को लेकर माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। वही विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी की यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी बनते हुए देख सकती है। तो साफ तौर पर अगले महीने जो है वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।